हेलो गाइस, आज हम एंथ्रोपोलॉजी में एक और टॉपिक ऐड करेंगे, एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। नाइन पॉइंट वन। आज हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, टॉपिक का नाम है ह्यूमन जेनेटिक्स क्या होता है और डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो जेनेटिक्स बेसिकली हम क्या है ये जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ओके, तो हम इसमें हम स्टडी करते हैं कि हम वेरिएशंस क्या हमें देखने को मिलती हैं, हमें हेरिडिटरी क्या देखने को मिलता है। हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, हेरिडिटरी की प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वेरिएशंस के प्रिंसिपल जो हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। कहाँ पे? प्लांट्स में मिलते हैं ऑब्जर्व करने को, एनिमल्स में मिलते हैं और मैन में मिलते हैं। तो बेसिकली हम हेरिडिटरी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम वेरिएशंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में देखने को मिलती है। ओके, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वेरिएशंस जो है या फिर ट्रेड जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन के बीच, फिर वो ऐसे कैसे वो आगे फर्दर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो उनकी ट्रांसमिशन होती है। ओके, तो इसमें डेफिनेशन जो दी थी ईसी कॉलिन करके बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी। जेनेटिक्स क्या चीज़ है? ओके, आप ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है? ह्यूमन जेनेटिक्स भी बेसिकली है क्या कि हम जीन्स को स्टडी करते हैं, हम पैटर्न को स्टडी करते हैं, हेरिडिटरी पैटर्न को किस तरह से जीन्स की ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन होती है, हम उनको स्टडी करते हैं। हम बेसिकली जीन है क्या? बेसिकली जीन को हम अब देखिए, जेनेटिक्स और जीनोम ये दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स और जीनोम में फ़र्क क्या है। तो जीन्स बेसिकली हम स्टडी करते हैं, हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, हम वेरिएशन को स्टडी करते हैं। ओके, तो जीनोम्स क्या है? जीनोम्स में हम ह्यूमंस ऑर्गेनिजम्स की एंटायर जीन्स को हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। हम उसमें जब हम ऑन द होल स्टडी करते हैं जीन्स को, उसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। ओके, तो हम जेनेटिक्स में अब किस तरह से जीन्स को स्टडी किया जाता है, उसकी फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, उसके कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है। ओके, और जीनोमिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं, उनका आपस में रिलेशन को स्टडी करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ओके, अगर तो सेम फॉर्म हो जीन्स की, प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट एलीलीज हो, प्रेजेंट हो डिफरेंट एलीलीज, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ओके, मैं आपको बताता हूँ होमोजाइगस क्या होते हैं। होमोजाइगस, ए सेल इज सेड टू बी होमोजाइगस। हम सेल को बोल सकते हैं होमोजाइगस एक जीन के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर जीन, जब जो आइडेंटिकल एलीलीज अगर प्रेजेंट हो, कहाँ पे? आइडेंटिकल फॉर्म्स अगर प्रेजेंट हो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स में। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल है, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोट। हाँ, अगर दो एलीलीज अलग अलग प्रेजेंट हो, दो क्रोमोसोम्स में अलग एलीलीज प्रेजेंट हो, या दो एलीली अलग अलग एलीलीज हो, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस, और हम सेल को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगोट। आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे मैं आपको जो एलीलीज है, एलीलीज का क्लियर हो गया होगा आपको। सेम फॉर्म है एलीलीज, बेसिकली है क्या? जीन्स की डिफरेंट फॉर्म को हम एलीली बोलते हैं। तो अगर सेम तरह की फॉर्म्स हैं जीन्स की, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट एलीलीज हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम होमोजाइगस सेल क्या होता है, हेटेरोजाइगस सेल क्या होता है,
है ना। तो हम बोल सकते हैं होमोजाइगस, ठीक है, अगर उसमें एलीलीज जो है वो आइडेंटिकल हो। जो क्रोमोसोम्स के दो जो पेयर्स होता है, जो क्रोमोसोम होता है उस पे अगर दोनों सेम एलीलीज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट एलीलीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस सेल। ओके, तो अब हम देखेंगे अब आपको ये पेडिग्री एनालिसिस, हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करते हैं कि किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस वर्क करता है, होता क्या है। तो हम इसमें पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फैमिली का चार्ट बनाते हैं और हम उन जीन्स को, हम उन जो रिलेशनशिप है ना, तो फैमिलीज के बीच में हेरिडिटरी रिलेशनशिप है, जीन्स कैसी हैं उनमें, उनकी कंपोजिशन कैसी है, फंक्शंस कैसी हैं, ठीक है, वो उन फैमिलीज में हम देखते हैं। ओके, तो हम देखने की कोशिश करते हैं, हम जीन्स स्टडी करते हैं उनके, हम उनमें देखते हैं कि उनमें ट्रेड्स कैसे हैं, है ना, तो उनके अंदर जीन्स कैसे हैं और वो जीन्स कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी विजिबल हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं पेडिग्री चार्ट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें फैमिली का हम ट्री बनाते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि उन जो स्पीसीज में, ट्री में जो डिफरेंट जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी हम जीन्स की स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो है वो कैसे जीन्स हैं, तो जीन कौन से डिफेक्टेड जीन्स उनमें फैमिली में प्रेजेंट हैं जो कि आगे डिसऑर्डर का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो होने को चांसेस होते हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, हमें वही स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, हम जीन्स को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हम बेसिकली जो डिफेक्टिव जीन्स होता है जिसकी वजह से डिसीज़ होती है, उनको हम पैटर्न को स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम उनमें देखते हैं कि क्या उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स है भी है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो पेशेंट को, कपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके बच्चों को क्या वो जेनेट जीन्स में डिफेक्टिव जीन्स होंगे कि नहीं होंगे। अब पेडिग्री एनालिसिस दो तरह की होती है। ओके, अब जीन जो है वो हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी हो सकती है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकती है। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को हम पढ़ते हैं। ऑटोसोमल हमें इससे पहले हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड क्या होता है और ऑटोसोमल क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। अब सेक्स लिंक्ड में हम इनहेरिटेंस को दो पार्ट्स में आते हैं, एक आता है एक्स लिंक्ड, एक होता है वाई लिंक्ड। ओके, तो हम इसमें देखते हैं ऑटोसोमल जो एक्स लिंक्ड है उसमें क्या होता है, उसमें किस तरह का डिफेक्ट जो जीन्स होगा वो एक्स क्रोमोसोम में होगा। ओके, तो एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड हमें रिसेसिव भी हो सकता है। तो डोमिनेंट के लिए आपको दोनों में से एक जीन का जो है वो दोनों में से एक एलीली जो है वो सफिशिएंट है ना, तो और डिसऑर्डर काज करने के लिए। ओके, अब क्या होता है कि एक ही जीन की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, एक कॉपी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसमें दोनों की दोनों कॉपीज रोल प्ले करती हैं जीन्स की डिफेक्ट को दर्शाने में, उसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फिर होता है वाई लिंक्ड होता है और एक्स लिंक्ड होता है। ऑटोसोमल में होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें एक कॉपी जो है ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है एक कॉपी चाहिए होती है जीन की, दो कॉपीज होती है ना, एक कॉपी सफिशिएंट होती है डिसऑर्डर करने के लिए, पर्सन को इफेक्ट करने के लिए।
ऑटोसोमल रिसेसिव में भी 2 कॉपीज चाहिए होती हैं। जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ा, वैसे ही हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या होता है एक्स लिंक्ड क्या होता है और वाई लिंक्ड क्या होता है। ओके, तो इसमें आप देखेंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि ऑटोसोमल जो है इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है और ऑटोसोमल भी हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड जो है वो रिसेसिव भी हो सकता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम पेडिग्री में क्या करते हैं, हम चार्ट बनाते हैं। हम बेसिकली इनहेरिटेंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम जो डिफरेंट जो उसमें अंदर जो जीन्स होते हैं डिफेक्टिव जीन्स फैमिली के अंदर, हम उसको स्टडी करते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है, बच्चों को भी क्या उसमें बच्चों को हो सकता है डिफेक्ट या नहीं हो सकता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने स्टडी की थी पेडिग्री की। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अब पेडिग्री जो है वो डिपेंड करता है कि जो हम जीन्स को जो कि डिफेक्ट करने की ज़्यादा क्षमता रखता हो, हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो एक अगर सिंगल जीन होगा, वो जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम में सिंगल जीन जो है वो सफिशिएंट है, तो है ना, तो वो डिफेक्ट करेगा। और अगर सिंगल कॉपी जो है वो इनहेरिट होएगी दोनों पेरेंट से, तो वो उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें वो डिफेक्ट हो सकता है। तो सिंगल जीन भी अगर इनहेरिट किया होगा, सिंगल कॉपी भी इनहेरिट की होगी, तो वो पॉसिबिलिटी उसमें हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए, अब एग्जांपल्स कौन कौन सी है इसमें। हंटिंगटन्स डिसीज आती है, इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। हंटिंगटन्स डिसीज आता है इसमें, और में पॉलीडेक्टाइल आता है। पॉलीडेक्टाइल का मतलब होता है एक्स्ट्रा फिंगर। पॉलीडेक्टाइल और हंटिंगटन डिसीज, तो ये है हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये आपको इन चीज़ों में आपको ये जो डिफेक्ट है आपको सब जनरेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरेशन की विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब तो इसमें आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कि एक जनरेशन 1 है, फादर और मदर है, उनमें अगर मदर इफेक्टेड है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो जो दो चिल्ड्रन, ओनली 2 चिल्ड्रन आर अनइफेक्टेड। तो दो चिल्ड्रन एक दो, ठीक है, देन उसके बाद 1 2 3 मीन्स 3 चिल्ड्रन हैं उनके, तो 3 में से 2 चिल्ड्रन आर इफेक्टेड है। ठीक है, अफेक्टेड मेल 3 ट्रांसमिट द कैरेक्टर टू 2 ऑफ द प्रोजेनी इवन इफ ही मैरी ए नॉर्मल पर्सन। ओके, अगर वो नॉर्मल पर्सन के साथ अगर करता है तो वो दोनों को वो डिफेक्ट जो है वो आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो अब ये इसमें स्किपिंग नहीं होएगी, ये सब जनरेशन को होता है, और ये इक्वल मेल हो फीमेल हो दोनों में बराबर की प्रोबेबिलिटी होती है डिफेक्ट होने की। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं हंटिंगटन्स डिसीज की, और दूसरी हम दे सकते हैं पॉलीडेक्टाइल। तो क्या पढ़ा हमने, ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो एक कॉपी होती है जीन की, वो अगर इनहेरिट करता है चाइल्ड पेरेंट से, तो वो उसमें वो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शो करेगी ही करेगी। हंटिंगटन डिसीज फॉर एग्जाम्पल, मदर अगर इन्फेक्टेड है तो उनके जो 3 ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ओके, तो उनको भी वो 3 में से 2 को अगर मान लेके होती है, ठीक है, तो जनरेशन 1 में मदर को इन्फेक्टेड, जनरेशन 2 में चिल्ड्रन आर ओनली 2 चिल्ड्रन आर अनइफेक्टेड। ओके,
तो चिल्ड्रन मान लीजिए कि 3 चिल्ड्रन जो है वो अनअफेक्टेड हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो मेल है अफेक्टेड मेल, वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा वो कैरेक्टर अपने जो 2 प्रोजिनी होंगी उनको वो करेक्ट करेगा। अगर वो नॉर्मल पर्सन के साथ भी मैरी करेगा तो वो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड। ओके, तो अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, इसमें जो हम वेरिएशन को देखते हैं, इनहेरिटेंस को देखते हैं, इसमें 2 कॉपी होनी चाहिए जीन्स की, तब जाके वो डिसऑर्डर जो है वो ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये बेसिकली होगा कहाँ पे, तो ये आपको जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे उनमें आपको ऑटोसोमल उसमें जो ऑटोसोमल जो रिसेसिव है वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, इसमें होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, तो थिक म्यूकस बनता है लंग्स में, सिस्टिक फिब्रोसिस, और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया। थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टस फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये 3 एग्जाम्पल है जहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसमें अगर ये कैरेक्टर्स अगर दोनों ऑफस्प्रिंग्स में, दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी में, ओके, तो ये दोनों में होना जरूरी है। तो तभी, क्योंकि एक कॉपी आएगी पेरेंट साइड से, एक कॉपी आएगी पेरेंट साइड से, इसमें हो सकता है इसकी जनरेशन स्किप भी हो सकता है। ओके, तो आप देखेंगे जनरेशन 1 जो पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स क्या है, इंट्रोजाइगस है एंड अनअफेक्टेड है ना, क्योंकि उनमें क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन उनमें अब जनरेशन 2 में, ठीक है, 3 जो है अफेक्टेड है ना, क्योंकि अब 3 अफेक्टेड है, और जो उसके अगर वो बैरी करेगा नॉर्मल पर्सन के साथ इन जनरेशन 3, 2, 3 and 4 आर हेट्रोजाइगस एंड अनअफेक्टेड, तो जनरेशन स्किप हो गया। तो 4th जनरेशन में कैरेक्टर स्किप 1 एंड 3rd जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और 3rd जनरेशन में जो है वो आपको जनरेशन स्किपिंग मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, एक्स जो ऑटोसोमल रिसेसिव में, ऑटोसोमल रिसेसिव में जो नॉन रिसेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे आपको 2 कॉपीज चाहिए होंगी जीन्स की, ताकि वो आगे जो है डिसऑर्डर को होने के लिए, प्रोजनी को इफेक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए दोनों जो है हेट्रोजाइगस हैं, मींस दोनों में कॉपीज जो है एलीलीज की वो डिफरेंट हैं, तो क्या होगा इसमें जो मान लीजिए अब जनरेशन 3rd जो जनरेशन 2nd में एक पर्सन जो है उनका एक प्रोजनी है वो अफेक्टेड है, अगर वो नॉर्मल के साथ मैरी करता है तो जो 3rd जनरेशन है वो टोटली अनइफेक्टेड रहेगी। फिर 3rd और 4th मान लीजिए वो क्या करते हैं, अगर इनमें इफेक्ट होता है तो जनरेशन सिर्फ फर्स्ट में आपको देखने को मिली और जनरेशन स्किप 4 भी आपको देखने को मिली। तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे सकते हैं, एल्बिनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे सकते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस की एग्जांपल आप दे सकते हैं, थैलासीमिया की एग्जांपल दे सकते हैं, और ये सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपको 2 जीन्स की कॉपी चाहिए होती है ताकि जो है जीन्स को इफेक्ट काज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हमने पढ़ लिया, तो एक्स रिसेसिव की हम डिस्कशन करते हैं। एक्स रिसेसिव में क्या होगा, इसमें भी 2 कॉपीज आपको होनी चाहिए एक्स क्रोमोसोम्स को, 2 कॉपीज होंगी, तो जिसमें जो है एक मदर से हो और एक फादर से हो, ताकि डिसऑर्डर जो है वो ऑफस्प्रिंग में तभी आएगा। ओके, तो आपने एक्स लिंक क्रोमोसोम्स, इसमें हम बात करते हैं एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। इसमें कलर ब्लाइंडनेस आप एग्जांपल दे सकते हैं, हंटर सिंड्रोम, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हंटर सिंड्रोम और कलर ब्लाइंडनेस, ये है एक्स रिसेसिव। ओके, तो इसमें 2 कॉपीज चाहिए होती हैं, है ना,
एक्स क्रोमोसोम्स में 1 फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम द फादर, ताकि अगर 1 मदर में भी होगा फादर में भी होगा तो उनके ऑफस्प्रिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें तो इसमें जनरेशन 1 में अगर आप मान लीजिए कि फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो जनरेशन 2 में जो है फीमेल्स कैरियर हैं बट इफेक्टेड नहीं है। और अगर कैरियर अगर मैरी करते हैं नॉर्मल मेल को, नॉर्मल मेल के साथ, तो क्या होगा, जनरेशन 2 कैरीज फीमेल 3 एंड अफेक्टेड मेल 4। एक इसमें कैरियर मिल जाएगा। इसमें आपको जो एक्स रिसेसिव है यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए जनरेशन 1 में अफेक्टेड है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, कैरियर होएगा, कैरियर का काम करेगा। और जब आगे वो कैरियर में क्या होगा कि 4 जनरेशन 3 में जो है वो आगे आपको एक अफेक्टेड मिल जाएगा और एक कैरियर मिल जाएगा। ओके, तो ये जीन्स जो है ये ट्रैवल करती हैं, फादर से डॉटर में ट्रांसफर करती हैं और फिर डॉटर से सन में ट्रांसफर करती हैं। ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद आता है एक्स डोमिनेंट। एक्स डोमिनेंट में आपको दोनों के दोनों कॉपी, एक कॉपीज भी अगर हो गया क्रोमोसोम में इफेक्टेड, तो वो डिसऑर्डर जो है वो प्रोजेनी में करेगी। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, रिकट्स की एग्जांपल दे दीजिए, है ना। इसमें आप ऊपर हमने एक्स डोमिनेंट में हम रिकट्स की एग्जांपल दे सकते हैं, और एक्स रिसेसिव में हमने एग्जांपल दी आपको क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस की। ओके, ऊपर जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने हंटिंगटन डिसीज की एग्जांपल दी, और जो ऑटोसोमल रिसेसिव है वहाँ पे हमने आपको सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल दी। तो हंटिंगटन डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो एक और एग्जांपल मैंने दिया आपको इसमें, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, डोमिनेंट है, वहाँ भी आपको दी एग्जांपल रिकट्स की। ओके, तो ये चीज़ें आप ये आपने इतना कुछ आपने लिख देना है पेपर में, तो आपको एग्ज़ाम में नंबर्स आपको फुल मिल जाएंगे। ओके, तो अब हमने देखा पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव भी देखा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी देखा, एक्स लिंक्ड हमने रिसेसिव भी देखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्विन स्टडी। ट्विन स्टडी का भी यही फंडा है। ट्विन स्टडी में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वेरिएशन को स्टडी करते हैं, हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, और हम देखते हैं कि प्रोजेनी में डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ट्विन स्टडी में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का, डाइजाइगोटिक ट्विन्स का। तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि जीन्स की वजह से जो है वो डिसऑर्डर हुआ है, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो डिसऑर्डर हुआ है। ओके, हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कौन से होते हैं, जो कि क्या होता है कि सिंगल एग की फर्टिलाइजेशन होती है और वो 2 में डिवाइड कर जाता है। ओके, तो आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो जितने भी जीन्स होते हैं वो शेयर करते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स का होता है 2 एक्स जो है वो, इसमें 2 एक्स फर्टिलाइज होते हैं बाय 2 स्पर्म्स। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्विन्स होते हैं, जहाँ डाइजाइगोटिक ट्विन्स डू नॉट, इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में जो है आपको जीन्स सिमिलर मिलेंगे दोनों ट्विन्स में, और डाइजाइगोटिक ट्विन्स में आपको शेयर जो है वो जीन्स जो है वो शेयर नहीं करते हैं। इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है एक एग की, और इसमें 2 एक्स की फर्टिलाइजेशन होती है डाइजाइगोटिक ट्विन्स में। ओके, तो आइडेंटिकल ट्विन्स में प्लेसेंटा शेयर्ड होता है, वहाँ पे प्लेसेंटा जो है अलग अलग होता है। ओके, तो अब फ्रांसिस गाल्टन ने कोशिश की कि नर्चर और नेचर को रिलेशनशिप स्टडी करने की। ओके, तो अब इंटेलिजेंस को ले लीजिए। अगर तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में
जो है वो डाइजैगोटिक ट्विंस में अगर इंटेलिजेंस जो है वो सिमिलर है, इसका मतलब इंटेलिजेंस सेम है, तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में अगर इंटेलिजेंस जो है वो सेम है तो जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। अगर इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट है, तो अगर इंटेलिजेंस डिफरेंट है तो जेनेटिक्स की वजह से हुआ है। इंटेलिजेंस और सेम है या डिफरेंट है, इसके बेसिस पे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजैगोटिक ट्विंस को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो अब उसके बाद हम देखते हैं फोस्टर चाइल्ड। अब फोस्टर चाइल्ड क्या होता है, ये भी हम इसमें भी हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, हम हेरिडिटरी की स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का और जेनेटिक्स का कितना रोल है हेरिडिटरी में और इनहेरिटेंस में। ओके, तो आप देखिए अडॉप्शन चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड और अडॉप्शन चाइल्ड, इन स्टडी फोस्टर चाइल्ड और अडॉप्शन चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड और अडॉप्शन चाइल्ड में हम देखते हैं कि पेरेंट्स बायोलॉजिकल भी होते हैं, पेरेंट्स अडॉप्टेड भी होते हैं, और चाइल्ड अडॉप्टेड है। अगर चाइल्ड अडॉप्टेड है तो वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए उसके, और उसके क्या हो गए, एक अडॉप्टेड पेरेंट्स हो गए। अगर तो उसके अंदर अगर एक होता है अडॉप्टीज मेथड, एक होता है फैमिलियल मेथड। ओके, इसमें हम स्टडी करते हैं। ओके, तो कंक्लूजन में हम इसके बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स, हम देखते हैं हमने पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी किया, हमने ट्विन मेथड को स्टडी किया, हमने फोस्टर चाइल्ड और अडॉप्शन मेथड को स्टडी किया, और हम अब देखते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं को-ट्विन मेथड। को-ट्विन मेथड में भी हम क्या देखते हैं, तो इसमें भी हम रोल देखते हैं हेरिडिटरी का, एनवायरनमेंट का, कि वो पर्टिकुलर ट्रेड को एक्सप्रेस करने में एनवायरनमेंट का रोल है या जेनेटिक्स का रोल है। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये इसको एक्सपेरिमेंट को जब हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं को-ट्विन मेथड। ओके, को-ट्विन मेथड में भी हम यही कैरी आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है साइटोजेनेटिक मेथड। अब साइटोजेनेटिक मेथड, इसको आप डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, है ना, हेरिडिटरी के, जेनेटिक्स के, जिसमें हम एक्स रिसेसिव डोमिनेंट पढ़ा, एक्स रिसेसिव पढ़ा, हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ा, ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ा। तो हमने इन चीज़ों की हम कोशिश करते हैं हम देखने की। ओके, ओके गाइस, व्हाट इज साइटोजेनेटिक मेथड्स। तो साइटोजेनेटिक मेथड्स भी एक ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करता है। इसमें हम बेसिकली हमने जो पीछे पेडिग्री एनालिसिस किया, या फिर को-ट्विन मेथड स्टडी किया, या ट्विन मेथड स्टडी किया, या फोस्टर चाइल्ड अडॉप्शन चाइल्ड मेथड जो स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से इनहेरिट रिसेसिव कैरेक्टर हो या डोमिनेंट हो, तो वो कैसे आगे प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में डिसऑर्डर या पर्टिकुलर ट्रेड को कैसे एक्सप्रेस करता है ना। अब हम आगे एक और मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है साइटोजेनेटिक मेथड। साइटोजेनेटिक मेथड में हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, है ना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं इसमें। ओके, तो अब बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं। ओके, इसमें डीएनए होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, और पॉलीसेचराइड्स होता है। ओके, नॉन हिस्टोन होता है। तो बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रोमोसोम्स की नंबरिंग को स्टडी करते हैं, और उसकी हम मॉर्फोलॉजी और हम इसकी स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स के। ओके, इसमें हम ब्रांडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इसके हम बोलते हैं क्लासिकल साइटोजेनेटिक्स, और दूसरा हम करते हैं मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स। हम दो तरह के साइटोजेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, एक होता है क्लासिकल साइटोजेनेटिक्स और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स। दो तरह के, क्लासिकल साइटोजेनेटिक्स और दूसरा है मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स। तो इन दो मेथड्स की को हम लेके हम साइटोजेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। साइटोजेनेटिक मेथड से हम
करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। ओके, अब देखा जाए तो हम जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो क्रोमोसोम्स होती है ना, सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो कांस्टेंट होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, वो कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो वो वहाँ पे जो है सेम कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब, तो जितने भी ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ईच सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23rd पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें आप देखिए साइटोजेनेटिक्स को हमने स्टडी किया, मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स और क्लासिकल साइटोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, फिश टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। आपने ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको आप समझाने की, ठीक है, बाकी आप भी कोशिश करें इसको समझने की, तो और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो उतना ही अच्छा है। बाकी नहीं होती है तो अपने एग्ज़ाम, जितना एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है उतना ही आपको पढ़ना है। दैन इट कम्स मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स। अब मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो इसमें आता है, अब देखिए कैंसर साइटोजेनेटिक्स भी होती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, कैंसर सेल्स को स्टडी करते हैं और उसके रिलेटेड क्रोमोसोमल को अब्नॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं, सेल्स को स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उसकी स्टडी कर लेंगे। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल साइटोजेनेटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, जो इसमें हम जो है इनहेरिटेड डिसीज, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़, तो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स में हम फिश स्टडी करते हैं और इसका माइक्रो एरेस आता है फिश में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फिश एक टेक्निक है, दूसरा माइक्रो एरे है, तो इनको हम स्टडी करेंगे आगे जाके। अब हमें क्यों एनालाइज करने की, क्रोमोसोम्स को एनालाइज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो एरर आएगा, जो जेनेटिक डिफेक्ट आएगा, वो किसकी वजह से आता है, वो जहाँ तो हो सकता है कि क्रोमोसोम्स की इंसर्शन हो गई हो एक्स्ट्रा की, या डिलीशन हो गया हो, या फिर नॉर्मल नंबर्स आ गए हो जीन्स में, ठीक है, जीन सीक्वेंस भी हो। ओके, तो अब अबनॉर्मलिटीज हार्मलेस भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। ओके, तो फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी, फूड एलर्जी से लेकर कैंसर तक, तो ये हमें देखने को मिलता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। ओके, तो हम दो तरह के हमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो एक हम आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो पहले आप देखिए इसको, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एक होता है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, है ना, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल म्यूटेशन। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में क्या होता है, न्यूमेरिकल म्यूटेशन में या तो ट्राइसोमी हो जाएगी, या मोनोसोमी हो जाएगी, या हाइड्रोडाइप्लॉइडी हो जाएगी, या फिर हाइपर डाइप्लॉइडी हो जाएगी, या फिर ट्राइप्लॉइडी हो जाएगी, या फिर टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी। तो डिलीशन और इंसर्शन क्या होता है, इसमें होता है कि जेनेटिक मटेरियल डिलीट हो जाता है ना। तो अब जब वाई क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा अगर डिलीट हो जाए तो मेल की इनफर्टाइल हो जाता है। तो इंसर्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एडिशन हो जाता है। इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है। ओके, तो साइटो जेनेटिक टेस्टिंग, तो हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं और हम उसमें अबनॉर्मलिटीज, उसमें डिफेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो साइटो जेनेटिक टेस्टिंग में हमने कुछ टेक्निक्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टेक्निक्स आपने याद रखनी है। एक है रूटीन कार्योटाइपिंग, एक फिश है फ्लोरिसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरिसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, एक है CGS कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, और एक है ACGS एरे कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दो मेथड, चार मेथड है साइटोजेनेटिक स्टडी करने में। इसमें हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, उसमें अबनॉर्मलिटीज की स्टडी करते हैं, चाहे फूड एलर्जी से लेके हो, कैंसर सेल्स हो, या फिर फूड जो विटामिन डेफिशिएंसी हो, तो हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं और उसके सेल्स की स्टडी करते हैं, और जो अबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उसके नंबर्स में भी फ़र्क हो सकता है और उसके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क हो सकता है। ओके, तो अब बेसिकली 4 मेथड्स हैं साइटोजेनेटिक मेथड के टेस्ट के। एक तो है रूटीन कार्योटाइपिंग,
दूसरा है फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है कंबाइंड कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा है एरे कंबाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कंबाइंड जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो मेथड्स को हम देखते हैं किस तरह से टेस्टिंग की जाती है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, तो ओके। तो अब इससे हम क्या करेंगे, जीनोमिक ह्यूमन जीनोमिक स्टडीज़ में भी इसका काम होता है। तो बड़े सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के काजेस क्या हैं उसको हम स्टडी कर पाते हैं। तो हम बेसिकली किससे स्टडी करते हैं, इससे जो है हम जो ह्यूमन सेल्स है ना, उनके क्रोमोसोम्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, ब्लड से कलेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम दूसरे सेल्स, दूसरे टिश्यू से अभी हम सेल को कलेक्ट करते हैं, ऐसे बोन मैरो से हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, है ना, और अदर टिश्यू से। ओके, तो साइटोजेनेटिक एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो सेल कल्चर की जाती है, क्रोमोसोम्स को फिक्स किया जाता है, उसको हम स्लाइड्स के ऊपर रखते हैं, क्रोमोसोम्स को उसको स्ट्रेंड करते हैं। ओके, तो हम इसमें क्रोमोसोम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो जब हम उसको स्टेनिंग करते हैं, उसको रंग रंगते हैं, तो क्या होता है कि बैंडिंग आपको जो है वो मिलती है, क्रोमोसोम्स में बैंडिंग देखने को मिलती है। तो हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो बैंडिंग करने के लिए आपको स्टेनिंग मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी है। ओके, ये भी एक टेक्निक है। इसको भी अगर आप देखना चाहें, डिटेल में स्टडी करना चाहें, तो इसको देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन क्या है साइटोजेनेटिक्स की, वो हमने देख ली। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। हमने पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस किया, हमने ट्विन मेथड डिस्कस किया, हमने फॉस्टर मेथड डिस्कस किया, हमने ह्यूमन को ट्विन मेथड डिस्कस किया, हमने साइटोजेनेटिक मेथड को डिस्कस किया। अभी हम करेंगे क्रोमोसोमल एंड कार्योटाइप एनालिसिस। अब क्या इसमें क्या होता है, कार्योटाइप में हम क्या करते हैं, तो क्रोमोसोम्स की ही स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स हम देते हैं क्रोमोसोम्स का। ओके, ताकि क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कर सकें, उसकी फोटोग्राफ कार्योटाइप एनालिसिस। ठीक है। उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम देखते हैं, स्टडी क्रोमोसोम्स की काउंटिंग को स्टडी करते हैं, उसकी लेंथ कैसी है, पोजीशन कैसी है क्रोमोसोम्स की, है ना, बेंडिंग पैटर्न को देखते हैं, है ना, कोई डिफरेंस है सेक्स क्रोमोसोम्स में, कोई डिफरेंस है, साइजेस में डिफरेंस है, उसके लेंथ को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, है ना, पोजीशन को स्टडी करते हैं, है ना, और दूसरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो हम इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एंड कार्योटाइप एनालिसिस। ठीक है, तो इसके हम बड़ी सारी चीज़ों में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जीन्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कार्योटाइप एनालिसिस इसको बोलते हैं। ओके, कार्योटाइप ये थोड़ा इजी ही है, क्रोमोसोमल एंड कार्योटाइप एनालिसिस। उसके बाद हम बात करते हैं आप देखो, आप डाउन सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ोगे। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ोगे आप, ट्राइसोमी 18 है। पटाओ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 80 है। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 है। पटाओ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम्स मिसिंग है। तो ये इन तरह के टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में हम प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं, या फिर हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स को कंबाइन करते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायोकेमिकल मेथड से हम क्या करते हैं,
हम स्टडी करते हैं। ओके, इसमें हम जो मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा, उसमें क्या से कौन से म्यूटेंट जीन्स हैं, डिफेक्टिव जीन्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। ओके, तो हम बेसिकली मैं आपको यहाँ तक ही इसको रखते हैं साइटोजेनेटिक मेथड को, क्रोमोसोमल पैराडाइम एनालिसिस तक ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल मेथड और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम इसको फिश को हमने देखो क्या क्या हमने स्टडी किया, आयरोटाइप एनालिसिस किया, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया, हमने साइटोजेनेटिक मेथड्स को स्टडी किया, हमने अडॉप्शन मेथड को स्टडी किया, जेनेटिक जीन हमने ट्विन मेथड को स्टडी किया, हमने को ट्विन मेथड को स्टडी किया, हमने पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी किया। ठीक है, क्रोमोसोमल ठीक है, हमने इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स रिसेसिव डोमिनेंट है, एक्स रिसेसिव पैरोटाइप है, तो ये हमने स्टडी किया। हमने ट्राइसोमी, हमने जो डाउन सिंड्रोम है उसको हम क्या बोलते हैं, 21 जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 18 है उसमें ट्राइसोमी है, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। और एक पटाउ सिंड्रोम है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 13 है उसमें डीईपी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर जो 13 है उसमें आपको देखने को मिलेगा ट्राइसोमी। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, दैट इज XXY इंस्टेड ऑफ XY। ओके, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में आपको एक्स क्रोमोसोम मिसिंग मिलेगा। तो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, आपने टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, इनकी हम एनालिसिस करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम। इसमें हमने एग्जांपल स्टडी की थी, देखिए कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आप कहाँ आपको देखने को मिलता है, एक्स डोमिनेंट जो होगा ना उसमें आपको रिकट्स एग्जाम्पल है, एक्स डोमिनेंट। और एक्स रिसेसिव में आपको कलर ब्लाइंडनेस कॉमन है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट पे आपको हंटिंगटन्स डिसीज मिलेगी, और ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको सिकल सेल एनीमिया मिलेगा। तो 4 एग्जांपल्स आप डिसीज की दे सकते हो और आपको पेडिग्री एनालिसिस मिलेगा। तो आप जेनेटिक्स में किसने दिया था ये, है ना, उनका आप नाम ले सकते हो, क्या नाम था, फ्रांसिस गैल्टन, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह से हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, जीन्स आपको मिलेंगे क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेंगे, क्रोमोसोम्स आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, सेल के अंदर मिलेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। 2 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो हमें 46 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के लिविंग सेल में, और जिसमें 23 पेयर्स होते हैं और 46 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स की लेंथ में डिफेक्ट हो सकता है, उसके पोजीशनिंग में डिफेक्ट हो सकता है, उसके शेप में डिफेक्ट हो सकता है ना, इनिशिएशन डिलीशन हो सकती है। तो हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने में पता चलता है, हमें अबनॉर्मलिटीज़ का पता चलता है, हमें कैंसर सेल्स को स्टडी करने में हेल्प मिलती है, हमें जो डिसीजेस को, बच्चों में डिसीजेस को होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए E.C. कॉलिन ने जेनेटिक्स की एग्जांपल दी थी, और फ्रांसिस गाल्टन ने ह्यूमन जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया था। तो इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं डिसीज का कितना रिस्क है। ओके, और हम काउंसलिंग भी करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं, और जीन बेस्ड थेरेपीज भी दी जाती है। ओके, तो हम जब जीन्स को स्टडी करते हैं तो हम ड्रग की डेवलपमेंट भी करते हैं और ड्रग को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी बहुत ही वास्ट एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। आपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करना है। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।